नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हकीकत का अध्ययन। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों के आंदोलन ने रेल सेवा को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हमारी संवाददाता नेहा दुबे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। सुनिए किस तरह से परेशान हैं दिल्ली में लोग। केंद्र के विषय में आज ही एक हाई पावर कमेटी की घोषणा आज शाम तक होगी। तो जाट आरक्षण आंदोलन हिंसक हुआ, उसके बाद जगह जगह तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और पूरा प्रदेश, हरियाणा की अगर बात करें, शांति प्रिय प्रदेश कहा जाता था, एक आरक्षण की आग के अंदर झुलसता हुआ दिखाई दिया। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए वरिष्ठ जाट नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिलहाल कलायत से विधायक जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है जयप्रकाश जी A to Z न्यूज में आपका। जयप्रकाश जी, आप एक जाट नेता रहे हैं खुद भी, और पूरे इलाके को, पूरे हरियाणा को आपने करीबी से देखा है। जाट आरक्षण आंदोलन जब पिछली बार हुआ, आप सरकार का हिस्सा थे। अब की बार कहां कुछ विफलताएं हुई जो ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले गया? देखिए कि स्टार्ट में जी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नेता बार बार प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी कहते रहे कि भी कोई भी सरकार का आदमी जी, आकर के हमें आश्वस्त कर जाए कि हम आपको आरक्षण देंगे जी, तो हम उठने के लिए तैयार हैं। सरकार की तरफ से कोई आदमी गया नहीं और धीरे धीरे भाजपा के सांसद हैं श्रीमान राजकुमार सैनी जी, उनके जो भाषण थे, उनकी जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो बड़ी अमर्यादित, अन पार्लियामेंट और बड़े बेहुद्दे तरीके से जाट समुदाय के खिलाफ बोले। तो ये कई गुस्से थे, तो समय रहते सरकार ने उनका संभालने की, इसलिए लोगों में गुस्सा फूट गया नौजवानों में और यहाँ तक नौबत आई। जयप्रकाश जी, हमारे साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर जी भी साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके घर से अभी हम सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। धर्मवीर जी, आपका भी स्वागत है A to Z न्यूज में। धर्मवीर जी, जेपी जी कह रहे हैं कि सीधा सीधा जो बात है, सरकार इस पूरे मामले को सही ढंग से टैकल नहीं कर पाई। जब जरूरत थी उस वक्त एक्शन नहीं लिए गए। धर्मवीर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, इस प्रकार का जब भी कोई आवाज पूरी तरह नहीं आ रही है आपकी, बहुत धीमी आवाज। धर्मवीर जी, मेरा सवाल यही है, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सही समय पर फैसला नहीं ले पाई, जिसकी वजह से ही आंदोलन इतना ज्यादा पहुंचा। इस स्थिति में आज हरियाणा है। नहीं, देखिए ऐसा है, जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें ये जो नौजवान बच्चे बगैर नेता के जब आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें दूसरा एलिमेंट भी आ जाता है। और कभी भी आप पुराना इतिहास देखेंगे, तब भी जब कांग्रेस के टाइम पर इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ तो कोई आंदोलनकारियों ने थोड़ा ही कुछ किया था, बैड एलिमेंट शामिल हुआ था, जिसकी वजह से सारे हालात खराब हुए। नहीं, हम भी A to Z न्यूज के जरिए भी लोगों से यही अपील करते हैं कि अगर आंदोलन करना है आप शांतिपूर्वक तरीके से करिए, लेकिन जो स्थिति फिलहाल प्रदेश के अंदर है, जयप्रकाश जी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर लगातार मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आज जो हरियाणा की स्थिति है, जो आंदोलन इस दौर के अंदर पहुंचा कि अब आंदोलन का कोई नेतृत्व भी नहीं बचा, नेतृत्व विहीन एक आंदोलन हो गया और असामाजिक तत्वों ने जितनी तोड़फोड़ मचाई है, जो हरियाणा के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, इतने शहरों में एक साथ कर्फ्यू कभी नहीं देखने को मिला था। नहीं, ये तो सही बात है कि धीरे धीरे आंदोलन के अंदर बैड एलिमेंट्स घुस गए और आप देख रहे 2-3-4 दिन से जो लूट खसोट की घटनाएं घट रही हैं, मैं बड़े अदब और दावे के साथ कह सकता हूं कि आंदोलनकारियों ने आज तक कभी भी लूट मचाने का काम नहीं किया। उनका तो एम है, एक लक्ष्य है कि हमें आरक्षण मिले, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों की दुकानों को भी लूटा है, घरों को भी लूटा है, नुकसान भी पहुँचाने का काम किया है और इससे जान और माल का दोनों जो नुकसान हुआ है, मैं कहता हूं कि इसमें बहुत से असामाजिक लोग थे जिन्होंने काम किया। नहीं जयप्रकाश जी, असामाजिक लोग तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता भी नहीं दिखाई देती क्या इसमें? नहीं, प्रशासन का तो कहीं कहीं लकुना रहता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कई जगह और ये भी पता नहीं होता कि प्रशासन के लोगों को कहाँ क्या हो रहा है। अब मैं कई जगह की ऐसी मैंने देखा है और सुना हमने कि जो घटनाएं घटती हैं, प्रदर्शनकारी निकल जाते हैं, पीछे से लोग तोड़फोड़ कर देते हैं,
किसी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र तरीका होता है, तो वो लोग हैं। ऐसे लोगों से तो प्रशासन ने अलग से निपटना चाहिए। आंदोलनकारियों का आंदोलन अलग था, उनका एम अलग है, और जो लुटेरे किस्म के लोग घुस जाते हैं बाद में, उनका एम अलग रहता है। धर्मवीर जी, आप क्या मानते हैं, क्या प्रशासन की कहीं ना कहीं स्थिति संभालने में चूक हुई है, जिसकी वजह से ये स्थिति आज हरियाणा के अंदर पैदा हुई है? आपके खुद के एरिया की अगर बात की जाए, भिवानी महेंद्रगढ़ बहुत ही शांत एरिया रहता है, लेकिन वहां भी आगजनी और तोड़फोड़ की वारदात हुई, और पूरा जो फिलहाल आंदोलन है वो जाट बनाम गैर जाट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो आपकी बात से के मैं खिलाफ हूं। एक तो जैसे आपने बैठते ही कही कि जयप्रकाश जी जाट नेता, हम कोई जाट नहीं, जो चुनाव लड़ता है उसको सभी धर्म और सभी जातियों का संरक्षण होता है, सबका हमने वोट लेना है। हम किसी एक जाति से नहीं बनते। नहीं, बिल्कुल धर्मवीर जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन एक जाति विशेष के अंदर आप लोगों का पैठ जो है, क्योंकि लोग वो आपको नेता अपना मानते हैं। इवन आपकी अगर बात करूं, आपको भी उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिकली माना जाता है, उस बिरादरी के अंदर लोग आपको ज्यादा तरजीह देते हैं। नहीं, वेरी सॉरी, मैं आपके इससे हट रहा हूं, क्योंकि मैं एक कास्ट की राजनीति नहीं करता। नहीं, चलिए, मैं कास्ट की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं कर पाऊंगा, बात का जवाब मेरे पास है नहीं। ये तो सिर्फ जाट जाट की पूछे हैं। धर्मवीर जी, चलिए एक ब्रेक लेते हैं, धर्मवीर जी के साथ दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद A to Z न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन की। हरियाणा से शुरू हुआ जाट आरक्षण आंदोलन अपने पैर पूरे देश में पसारने लगा है। आरक्षण की आग दिल्ली से लेकर पश्चिमी यूपी तक फैल गई। इस हिंसक आंदोलन की भेंट अब तक 10 लोग चढ़ चुके हैं। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार में बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक जाट नेताओं से शांति की अपील कर रहे हैं। जाट आरक्षण की आग में हरियाणा जल रहा है। आंदोलनकारी हिंसक होते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, रेल और सरकारी बसों को जलाया जा रहा है, और अब आंदोलनकारी सरकारी और निजी संपत्तियों को भी जलाते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा रोडवेज की कई बसों, 7 रेलवे स्टेशन, एक थाना और कुछ भवनों में आग लगा दी। लोग परेशान हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सेना के 20,000 जवान हरियाणा में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जाट आंदोलन की हिंसा में अब तक 10 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। आंदोलनकारी सड़क और रेल मार्ग को बाधित कर दिए। दिल्ली मथुरा, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली जम्मू रेल मार्ग को जाम कर दिया गया। हरियाणा में जाट आंदोलन से 800 से अधिक ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। हरियाणा में झज्जर, बुद्धखेड़ा, जुलाना, पिल्लूखेड़ा स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। और इस आंदोलन से रेलवे को अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यात्री जगह जगह फंसे हैं और उनके परिजन परेशान हैं। वहीं इन सब के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हालात से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। आंदोलनकारियों की मांग मान लेने की भी बात कही, लेकिन जाट अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जाट नेताओं के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जाट आंदोलन की आग से राजधानी दिल्ली बेहाल है। बाहरी दिल्ली में आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। दिल्ली में इस आंदोलन से सबसे बड़ा असर पीने के पानी पर हुआ है। में पानी की किल्लत हो गई। हरियाणा से जल आपूर्ति में कटौती किए जाने और मुनक नहर पर आंदोलनकारियों का कब्जा कर पानी रोकने से दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। वहीं पश्चिमी यूपी में भी जाट आंदोलन की आग भड़क गई है और कई शहरों में आंदोलनकारियों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राज्य सरकार इस आंदोलन को काबू पाने में विफल रही है? क्या सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत करने में देरी की? आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे जाट समुदाय को क्या हिंसा के जरिए आरक्षण मिल जाएगा? क्या अपने हक की मांग की खातिर दूसरों के हक को कुचलना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।
और इसी बीच अगर जाट आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर जो पूरी तनातनी चल रही थी, उसके अंदर दिल्ली के अंदर आज केंद्रीय नेताओं के साथ जाट आंदोलनकारियों के कुछ नेताओं की मुलाकात हुई है और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जाटों की जो मांग है वो सभी मान ली गई हैं और उनकी मांगों के ऊपर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी और इस जो फिलहाल जो अब आगे विधानसभा का सेशन आया है उसके अंदर रेजोल्यूशन लाकर जाटों को आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन आंदोलनकारी हैं कि अब तक उनकी बात सरकार तक की जो मानने को लिए वो तैयार नहीं है और इसी पर बातचीत के लिए इंडियन नेशनल लोकदल का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनसो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ गए। दिग्विजय जी, आपकी पार्टी भी लगातार हरियाणा के अंदर शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लगातार कोशिशें आपके वर्कर कर रहे हैं। आज जो ये सरकार की तरफ से ऐलान आया है, अनिल जैन ने जो बयान दिया है, उसके बाद आपकी हरियाणा में जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से आंदोलनकारी क्या कुछ कह रहे हैं? लगता है दिग्विजय जी से हमारा संपर्क कट गया, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जयप्रकाश जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, सरकार की तरफ से एक आश्वासन दिया गया है, इस आश्वासन को लेकर आप किस तरह का रिएक्शन देते हैं कि ये आश्वासन जो है ये कितना सकारात्मक है और अब आंदोलन की क्या दिशा होनी चाहिए? देखो, आश्वासन तो जो सरकार देती है, भारत के गृह मंत्री ने दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बात कही है, लेकिन जो अब तक सवाल था ओबीसी का, वो गृह मंत्री के ही अधिकार क्षेत्र में आता था और उन्होंने ये बात की कि हम जाट को ओबीसी में लेंगे जी। ये आश्वासन तो अच्छा है जी, लेकिन इसमें मेरी अपनी एक सोच है जी कि अगर इसमें साथ में ये भी फैसला करा देते, जिन नेताओं से गृह मंत्री जी की बात हुई है कि जो लोग पुलिस की गोली से या आपस में कैसे मारे गए उनका क्या होगा, जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उनका क्या होगा, इन सब चीज़ों को साथ में उठाना चाहिए था। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं और कुछ जगहों पर जो अभी तक हमारे पास अपुष्ट जानकारियां मिल रही हैं उसके अंदर यह है कि जो आंदोलनकारी हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर युवा हैं आंदोलनकारी इसके अंदर और काफ़ी जगहों पर घटनाएं भी हो रही हैं और बेकाबू सा आंदोलन है, कोई एक चेहरा आंदोलन को लीड नहीं कर रहा है। और फिलहाल जो अपुष्ट खबरें हैं, सोनीपत के अंदर मेरी खुद बात हुई है, वहां पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता हम आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है, घरों में वापस लौटने को तैयार नहीं है। कहां तक जायज मानते हैं इस तरह की बातों को आप? देखो, वैसे तो जब भारत के गृह मंत्री ने बात कह दी है तो लिखित आश्वासन ही होता है और उसके बाद भी यदि प्रदर्शनकारी हमारे नौजवान भाई इस बात पे अड़ी गए, लिख के देने में कोई नुकसान नहीं। दिग्विजय जी, आपके पास आना चाहूंगा सीधा सीधा। फिलहाल जो सरकार ने आश्वासन दिया है उसको लेकर इनेलो पार्टी क्या कुछ सोचती है? नहीं, मुझे भी बिल्कुल उम्मीद है कि जैसे गृह मंत्री जी ने अभी आकर के बयान दिया कि हाई लेवल कमेटी बनेगी और उसकी चेयरमैनशिप जो है वो वेंकैया नायडू जी करेंगे और जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट कर करके अगले सत्र के अंदर इसको पारित कराकर इसको लॉ बनाने का काम करेंगे। तो मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा हो। और जो जाट बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था, कांग्रेस ने जिसे एक ड्रामे और ढकोसले के तहत पिछली सरकार में कमियां छोड़ करके आरक्षण दिया, जिसके कारण आज ये हालात बने, मुझे भी उम्मीद है कि आज जाट को आरक्षण मिल जाए जिससे जाट सेटिस्फाई हो जाए और इस तरह के हालात दोबारा कभी पैदा ना। लेकिन काफी जगहों पर अगर बात की जाए, झज्जर की अगर बात की जाए, सोनीपत की अगर बात की जाए, रोहतक की, वहां से जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर काफी लोग ऐसे हैं अब भी आंदोलनकारियों के अंदर जो कह रहे हैं कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता वो आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। मैंने स्वयं भी सांपला में कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया जहां जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और उन लोगों का अब जो है वो 3 डिमांड है। पहली डिमांड तो ये है कि जैसा मेरे से पहले आप दोहरा रहे थे कि जो है लिखित तौर पर हमें इसका आश्वासन दिया जाए। दूसरी डिमांड उनकी ये है खास तौर पे कि जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों को जो है शहीदी का दर्जा दिया जाए और उसके साथ साथ उन्हें नौकरी दी जाए, उन्हें उसकी एवज में जो है उनके घर बार किसी भी तरह से कमजोर ना हो पाए, इसके लिए सरकार उसकी व्यवस्था करे। तीसरी जो डिमांड है, जिन जिन लोगों पर केस बने हैं इसके दौरान, जिन जिन लोगों पर पुलिसिया केस बने हैं केस वापस दिए जाए और जो लोग अभी घायल हैं उनका सारा का सारा उनके इलाज का खर्च जो है वो सरकार उठाए। ये 4 डिमांड है
अब वो जैसा आप मेरे से पहले कह रहे थे कि कोई लीडरलेस आंदोलन में किसी एक व्यक्ति से कोई बात नहीं कर सकता, और तो सभी लोग हैं वो जो फैसला करते हैं, वो एक तरह से एक पंचायत है, वो जो फैसला करती है तो वो उनका खुद का फैसला है, और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन सरकार बात करे तो आखिर किससे बात करे? सबसे बड़ी स्थिति फिलहाल सरकार के पास यही है। आपका परिवार भी सत्ता के अंदर रहा है, काफी लंबे समय तक आप लोगों ने भी हरियाणा के अंदर जो पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, क्या नहीं लगता कि सभी पार्टियों को अब एक जगह इकट्ठा होकर इस आंदोलन को, सुलगते हुए हरियाणा को, जो आग हरियाणा में आज जल रही है, उसको बुझाने की जरूरत है? सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए कम से कम इस आरक्षण आंदोलन को रोकने के लिए। देखिए, इसके अंदर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो कहते हैं कि उन्हें लिखित तौर पर दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि लिखित तौर पर हरियाणा की सरकार को उनको देने में कोई कष्ट है। दूसरी बात, ये उसकी उनकी बिल्कुल जायज डिमांड है कि जिन लोगों की शहादत इसमें हुई, पुलिस या गोली से मरे, ये बार बार सरकार कह रही है कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। इस बात के पर्याप्त एविडेंस है कि एक डीएसपी के कहने पर गोलियां चलाई गई और पुलिस या गोली से पहले 3 नौजवानों की डेथ जो है वो रोहतक में थी। जिन जिन लोगों की, चाहे वो आर्मी की गोली से हुई और या पहले पुलिस की गोली से हुई, उन लोगों को जो है शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके साथ साथ उनको नौकरी दी जाए, उनके घर बार की जो है पर्याप्त ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो कहीं कमजोर ना पड़ पाए। मुझे लगता है इसके अंदर आश्वासन देने में और लिखित आश्वासन इसके बारे में देने में कोई चिंता नहीं है। और जहां तक केस वापस लेने की बात है, अगर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आकर एक शब्द भी इस बारे में बोल दे कि हाँ उनके केस वापस लिए जाएंगे या डीजीपी, तो मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री होगा। और अब सरकार जब दिख रहा है कि सरकार अल्टीमेटली चुक गई है और सरकार को अब कोई और जरिया नजर नहीं आ रहा, या मैं ये कहूं कि सरकार जो अपना एजेंडा अप्रूव करना चाहती थी वो करके और अब जो है जाटों को भी खुश करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ तो फिर ये 3-4 चीजें करने में कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। चलिए, धन्यवाद दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातचीत करने के लिए। जयप्रकाश जी, 4 मांगे की जा रही हैं, आप खुद केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये मांगे कहां तक जायज है और इन पर कहां तक इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है सरकार की तरफ? देखो, अब तक तो ये रवायत रही है जी कि जब भी इस तरह के आंदोलन में कहीं भी जी पिछली सरकारों में जो लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं जी, तो उन शहीदों को सरकार आर्थिक सहायता भी देती थी जी, उनके परिवारों को नौकरी भी देती थी। तो ये कोई बड़ी मांग नहीं है सरकार के लिए। जो भी हमारे भाई किसी तरीके से इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनको शहीदी का दर्जा दे दें और उनको जो आर्थिक सहायता देती है सरकार, वो आर्थिक सहायता दे दें और उनको रोजगार का प्रबंध करा दें। ये अच्छी मांग है जी। और जो सरकार ने आश्वासन दिलाया है, क्योंकि गृह मंत्री का आश्वासन है और वेंकैया नायडू जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं जी, अब उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है, तो एक अच्छा काम किया है। और हम तो ये कहते हुए शांति बनाए रखने के लिए पूरे विपक्ष ने पिछले 3-4 दिन से प्रयास किया है, बिल्कुल हर नेता ने प्रयास किया है कि हरियाणा में शांति कायम हो, भाईचारा कायम हो। इसमें किसी भी दल ने राजनीति करने का काम नहीं किया और हमारी भी यही सोच है कि जो आरक्षण की आग में कुछ ऐसे लोग आंदोलनकारियों के माध्यम से स्वार्थी लोग इस तरह के आगे फंस गए जो हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से गांव बसाए थे, 36 जाति के लोगों को बिठाया था, शहर उसके बाद बने, पहले गांव बने थे जी, तो वो सिस्टम जो तोड़ने का काम किया, कर्मचारी है, व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, 4 वर्ग है, उनको तोड़ने का काम किया। 36 जाति में से 35 जाति, एक जाति का ये मामला किया। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों ने, सत्ताधारी दल ने प्रयास किया कि वे 36 जाति मिलकर के और हर वर्ग के और समुदाय के लोग मिलकर के शांति कायम करें। मैं भी इसका पक्षधर हूं कि हरियाणा में अमन चैन हो। चलिए जयप्रकाश जी, बिल्कुल आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए A to Z न्यूज।
ब्रेक के बाद फिर से A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुलगते हरियाणा की जाट आरक्षण आंदोलन की। जाट आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन की चिंगारी आज अंबाला तक भी जा पहुंची। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के सैकड़ों लोगों ने अंबाला शहर के बलाना गांव में अंबाला हिसार हाईवे जाम कर दिया और सूबे की खट्टर सरकार और सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। नारेबाजी के दौरान जाटों की ओर से किए गए 3 हवाई फायर और 4 घंटे तक हाईवे पर कड़ी जद्दोजहद प्रशासन को करनी पड़ी और उसके बाद ही जाम खोलने के लिए लोगों को मनाया जा सका, जिसके बाद जाटों ने जाम तो खोल दिया। लेकिन उग्र हुए जाट आंदोलन में अंबाला एकमात्र ऐसा जिला है जहां बाकी जगहों के मुकाबले अब तक जगह बिल्कुल शांत है। जाटों की ओर से किए गए हवाई फायर को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयप्रकाश जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, आंदोलन की अगर बात की जाए तो पहली बार हरियाणा में इस तरह का आंदोलन हुआ है। इतना हिंसक आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। पिछली बार जब आप सरकार का हिस्सा थे उस वक्त भी जाट आरक्षण आंदोलन छिड़ा था, पर उसे हिसार तक सीमित कर दिया गया था। अब की बार क्या कुछ आप पर्सनली वजह मानते हैं कि ये आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर फैल गया और इतना हिंसक हो गया ये आंदोलन? देखिए, एक दिन का मामला नहीं है ये। पिछले 1 वर्ष से जिस तरीके से सांसद राजकुमार सैनी जी लगातार इस जाति को गाली देता रहा, आप शब्द बोलता रहा और अलग अलग खाप के नेताओं के, जनता के नेता और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के भी बयान आए कि भी कम से कम इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रयोग कर रहा है। इससे समाज का ताना बाना टूट रहा है जी। उस पर रोका नहीं गया या रुका नहीं। तो क्या केवल सांसद सैनी के ही जो कड़वे बोल हैं वो जिम्मेदार हैं इस आंदोलन के? क्योंकि आंदोलन की जो पूरी बैकग्राउंड है, आरक्षण की जो मांग है, वो तो जब आप सरकार का हिस्सा थे उस वक्त भी थी। उस वक्त भी एक उग्र आंदोलन हुआ था। मैहर के अंदर जिस तरह से आंदोलन हुआ था, आपका तो पूरा वो एरिया पड़ता है, आप उस इलाके से सांसद भी रहे हैं। उस इलाके तक इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, हिसार की सड़कों पर भी मिलिट्री उतरी थी। लेकिन अब की बार पूरे प्रदेश के अंदर ये आंदोलन फैलना नहीं, हिसार में एक तो मिलिट्री नहीं आई थी, IRB थी, इंडियन रीजनल बटालियन जी। और दूसरा मैंने जैसे कि बताया, जब आरक्षण रद्द हो गया जी, मान लो सुप्रीम कोर्ट से, तो दोबारा आरक्षण की मांग उठी जी। और ये आरक्षण की मांग इसलिए उठी क्योंकि 1990 में यदि हम चले जाएंगे जी, जब इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस वक्त से पहले 16% बैकवर्ड क्लासेस का था, 20% शेड्यूल कास्ट भाइयों का था जी। उसके बाद OBC में शामिल किया गया जी। ये जो जिन बरादरियों को उस वक्त मंडल कमीशन के टाइम में OBC में शामिल किया गया जी, एक प्लान्ड स्कीम से उस वक्त भी जाट को मंडल कमीशन की रिपोर्ट की वजह से उसमें इस आरक्षण से OBC से बाहर रखा गया। वो सिस्टम था, उस वक्त के नेताओं ने इस तरह का वातावरण पैदा किया। उस वक्त भी भयंकर आंदोलन हुआ था। और आज के दिन क्योंकि जो कृषि पे आधारित जातियां हैं जी, जाट भी कृषि पे आधारित है, इनका कोई व्यापार नहीं है। अब ये बात कह देना भाई इनकी इतनी प्रतिशत ज़्यादा है, इतनी कम है, ये कोई इशू नहीं है। और मैं उन जाति के नेताओं से भी एक निवेदन करूंगा और उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर वो भी उस वक्त भी जाट को मंडल कमीशन में शामिल कर लेते और OBC में आ जाते तब भी तो शामिल होते। तो हम आरक्षण को लेकर के इस तरीके से जातीय भाषणबाजी ना करें। कोई भी MP होता है वो किसी एक जाति का नहीं होता, वो पार्टी का MP है, पार्टी उसको बनाती है, हर जाति का उसको वोट मिलता है। तो नेताओं ने कभी भी जाति की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए हम हर जाति के वोट लेकर के बनते हैं। तो एक तो नौजवानों में एक गुस्सा फूटा जी। एक समय के अनुसार जब इनका आंदोलन की तैयारी हुई, बार बार मुख्यमंत्री जी से भी मिले, इन भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं से भी लगातार मुलाकातें होती रही जी। लेकिन अब पिछले कई दिन से वो सारा सिस्टम बदल गया और नौजवानों में असली जो कारण है वो गुस्सा आया,
भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं राजकुमार सैनी की जो अभद्र भाषा जी का उन्होंने प्रयोग किया और समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कंट्रोल नहीं किया या वो माने नहीं। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करना है। सही बात। तो इसलिए नौजवानों में गुस्सा उठा। चलिए, फिलहाल की जो स्थिति है, जो आश्वासन दिए गए, उसके अंदर हम जो जिक्र कर रहे थे उसके अंदर बात कही जाती है कि जितने भी इस आंदोलन के अंदर केस दर्ज किए गए हैं दंगाइयों के खिलाफ, वो सारे की सारे वापस हों। ये मांग कहां तक जायज है आंदोलनकारियों? नहीं, मांग जायज है, ये मांग ये भी जायज है। और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि पिछली सरकारें किसी के टाइम में भी दंगे हुए, किसी भी गवर्नमेंट में जी, यहां तक हुआ कि जो आर्थिक नुकसान हुआ है, दुकानें जली हैं। दुकानें तो मैं ये किसी एक जाति की नहीं कह सकता, जनता की दुकानें जली हैं। हो सकता है मकान मालिक कोई हो, टेनेंट कोई हो, लेकिन जिसका भी जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो, जबकि प्रदर्शनकारियों की मांग नहीं है, सरकार से निवेदन करूंगा अगर उन भाइयों को भी आर्थिक मदद कर दे तो एक बहुत अच्छा फैसला सरकार का होगा। बिल्कुल। जाट आरक्षण की आग को शांत करने के बीच अब हरियाणा के अंदर इस आग को बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। आरक्षण की आग के बीच हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनकी भी एक अलग पहल हुई है। आज उन्होंने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है। जयप्रकाश जी, आप भी उस भूख हड़ताल के अंदर आज मौजूद थे। कितना फर्क पड़ेगा इस कदम का? देखो, ये कोई राजनीतिक कदम नहीं है जी, ये एक सामाजिक कदम है कि जब हरियाणा प्रदेश आरक्षण को लेकर के जल रहा, भाई भाई के खून का प्यासा हुआ, तब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अच्छा निर्णय लिया कि मैं महात्मा गांधी के दिए उस रास्ते पर चल करके हमारे समाज का जातीय ताना बाना ना टूटे। और वो उन्होंने उपवास, मैं कहूँगा कि उन्होंने उपवास किया ताकि हमारे भाइयों के दिमाग में बात भी आए कि आज हरियाणा प्रदेश के हर दल, हर पार्टी के जो भी व्यक्ति राजनीति करता हो, यही एक चाहेगा कि हरियाणा प्रदेश में अमन चैन हो, शांति हो। चलिए, जाट आरक्षण की आग के बीच हरियाणा में सियासत भी तेज हो गई है। हिंसा की ताजा घटनाओं से हरियाणा में जाट आंदोलन के जोर पकड़ने के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के जंतर मंतर में अपना जो एक दिन का अनशन किया, उसके बाद उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसके अंदर मौजूद थे, बाकी भी समर्थक मौजूद थे। उन्होंने शांति और भाईचारा कायम करने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में शांति का संदेश देने के लिए वो अनशन पर हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक कमेटी बनाकर हिंसा प्रभावित जिलों में जाने की बात भी कही है। जयप्रकाश जी, जो एक कमेटी बनाई जा रही है, आप उस मंच पर मौजूद थे जिसके अंदर ये कमेटी बनाने का फैसला लिया गया था। इस कमेटी का क्या कुछ रूप रहने वाला है? कौन कौन लोग रहेंगे इस कमेटी में, और ये कमेटी किस तरह से काम करेगी प्रदेश के अंदर अमन और चैन वापस लौटाने के लिए? नहीं, जो ये कमेटी भारत सरकार ने बनाई है? नहीं, आज जिस मंच के ऊपर आप मौजूद थे उस मंच से कहा गया था कि एक कमेटी जो है वो बनाई जा रही है, जिसके अंदर तमाम जो लोग हैं, उस एरिया के जितने मौजूद लोग हैं, उनको इकट्ठा करके शांति और अमन बनाए जाने की बात की गई। उस मंच पे ये कहा गया था जी कि भी जो भी इलेक्टेड लोग हैं जी, और जो भी राजनीति में रहे, सक्रिय राजनीति में जी, ये जरूरी नहीं कि एमपी एमएलए ही हों, बिल्कुल, सक्रिय राजनीति में बहुत से ऐसे लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं जी, हम उन सब से ये निवेदन करेंगे कि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, शहर के अपने वार्ड में जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हर दल के लोग जी, कि वो जाकर के शांति करें, ताकि हमारा जो ये सामाजिक रिश्ता है वो बना रहे। उसके लिए तो हम तो हर किसी से, मैं तो आज भी कहता हूं कि हर व्यक्ति ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, और इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज मौका है केवल हमारा भाईचारा कायम रहे। छत्तीस जाति के लोग जिस तरीके से पहले मिलकर के काम करते थे, आज भी आगे भी ऐसे करें, इसके लिए हम सब ने प्रार्थना की है। वहीं जाट आंदोलन को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेसी नेता दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इसी बीच मैंने आज उनसे जो कुछ बातचीत की दिन में, वो भी आपको सुना देते हैं। जाट आरक्षण आंदोलन हिंसक हो चुका है पूरे हरियाणा में, और इतना ज़्यादा फैल चुका है कि सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं। और इसी आंदोलन के अंदर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पूरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हुड्डा साहब, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को? मेरा एक ही संदेश है
कि शांति कायम करो, भाईचारा कायम करो। जो कुछ ताकतें समाज का ताना बाना तोड़ना चाहते हैं, उनके चंगल में ना आओ। मेरा आंदोलनकारियों से भी यही है, आंदोलन करना, अपनी मांग रखना सबका प्रजातंत्र में अधिकार है, लेकिन वो इस बात को निश्चित करें किसी का जान माल का नुकसान ना हो और भाईचारा ना टूटे, भाईचारा बने। इसी वास्ते मैं उपवास में बैठा हूँ कि शांति कायम हो, भाईचारा कायम रहे। हुड्डा साहब, कल डीजीपी का एक बयान आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो आंदोलन है वो दिशा विहीन हो चुका है और कोई लीडरशिप नहीं बची है जिसके जरिए इसको कंट्रोल किया जाए। तो अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप क्या कोई कमेटी बनाएंगे या किस तरह से शांति प्रदेश के अंदर हो, उसके लिए क्या कुछ और आपकी तरफ से करेंगे? शांति कायम करने के लिए मैं उपवास में बैठा हूँ और मैंने अपने साथियों को आग्रह किया है स्थानीय कमेटी बनाए 36 बिरादरी की और वहाँ शांति कायम करें और वो समझाएं और आंदोलन है या कोई बात हो शांति से निपटाएं। और हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार से भी मेरा आग्रह है इस समस्या का तुरंत समाधान करें। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम रखें, कोई राजनीतिक बात ना करते हुए। सभी लोगों से A to Z न्यूज़ की तरफ से भी यही अपील है कि शांति बनाए रखें। अगर आपको आंदोलन भी करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। A to Z न्यूज़ के लिए दिल्ली से कैमरामैन अनल के साथ हकीकत का बयान। तो बिल्कुल बार बार हमारी भी A to Z न्यूज़ के जरिए आंदोलनकारियों से और जितने भी लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, बाकी जगह पर हैं, जो आंदोलन के अंदर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे यही अपील है कि किसी भी सूरत में आप हिंसा का रास्ता इख्तियार ना करिए। जयप्रकाश जी, आप क्या कुछ संदेश देंगे लोगों को, क्योंकि काफी हिंसा हो चुकी है, हजारों की संख्या में लोग अब भी जगह जगह पर फंसे हुए हैं, चाहे बात जीटी रोड की जाए या तमाम हरियाणा आने वाले जो रास्ते हैं वो जाम पड़े हैं। मैं तो यही एक संदेश, हम 3 दिन से, क्यों सर्वदलीय मीटिंग में भी हम थे और उस दिन भी हमने लोगों से अपील की थी और आज भी कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारा आरक्षण से भी पहले जी जो मुद्दा है वो शांति बनाए रखे और भाईचारा ना टूटे, भाईचारा हमारा कायम रहे। सामाजिक समरसता के बिना हमारा विकास और हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए हमने प्रयास ये करना चाहिए कि हम सबसे पहले शांति बनाए रखें और उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से आज वायदा किया है और उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए। और इसमें यह देखना चाहिए, मैं कहता हूँ कहीं कहीं तो लोगों ने विश्वास सरकार पे करना पड़ेगा। अगर सरकार फिर भी ऐसा कोई गलत काम करेगी तो उसने सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष के प्रधान गृह मंत्री की घोषणा है कि हम जाट को आरक्षण देंगे, 27% ओबीसी में सेंटर में देंगे और एसबीसी जो पहले हुड्डा साहब के टाइम में थी उसको एज इट इज हम रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला सही है और भारतीय जनता पार्टी ने बाकी जो बातें हमारी छोटी छोटी हैं, जैसे आर्थिक नुकसान है, शहीदी का दर्जा है, बच्चों के रोजगार का है, उन जो शहीद हमारे भाई हुए उनका वो स्टेट मैटर है, स्टेट ने भी जल्दी उसकी घोषणा कर दें या कोई ऐसा सिस्टम निर्धारित कर दें ताकि फटाफट लोग अपने घरों को वापस जाए और ये फैसला जल्दी हो जाए। जयप्रकाश जी, इस आंदोलन के अंदर जो सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन की बात की जाती है तो वो रोहतक और सोनीपत के अंदर हुए हैं। सोनीपत के अंदर कुंडली से लेकर मुरथल के आगे तक हाईवे पूरी तरह से जाम है। फिलहाल वहां की क्या कुछ स्थिति है, इस सारी बातचीत के लिए, वहां की स्थिति जानने के लिए सोनीपत से हमारे संवाददाता योगेश सूद हमारे साथ जुड़ गए। सूद साहब, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है नेशनल हाईवे नंबर 1 की सोनीपत और आसपास के इलाके में। देखिए सर, बड़ी खबर है कि नेशनल हाईवे नंबर 1 धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया है जी। और तो काफी से ज्यादा खाली हो चुका है। लाइट व्हीकल का यातायात शुरू हो चुका है जी। और धीरे धीरे लोग अपने घरों को जाना शुरू हो चुके हैं। दूसरा, जो भी ट्रैक जाम था, रेलवे ट्रैक जाम था, वहां से भी लोग अपने अपने घरों को, जो आंदोलनकारी है, वापस जाना शुरू हो चुके हैं और ये ट्रैक खाली होना शुरू हो गया। आधी रात तक उम्मीद है कि दोनों जगह पूर्ण रूप से खाली हो जाएंगे। तो जो आंदोलनकारी हैं, जिस तरह से वो इस आंदोलन के अंदर जुड़े हुए थे, क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई है, क्योंकि काफी लंबा वक्त हुआ है, काफी तादाद के अंदर लोग इस हाईवे पर बीच में भी फंसे हुए थे, तो उनका क्या कुछ कहना है और किस तरह की राहत की खबर, और जो आंदोलनकारी हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल?
जी देखिए, आंदोलनकारियों को जिला प्रशासन की ओर से डीसी राजीव रतन की ओर से बताया गया कि आपकी मांगे सारी की सारी मान ली गई हैं जी। और पूरे हरियाणा से आंदोलनकारी अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ एक अपने नेताओं को फोन लगाया तो वहां से उन्हें संतुष्टि भरा जवाब मिला। उसके बाद ही वो अपने वहां से धीरे धीरे पलायन करना, अपने अपने घरों को जाना उन्होंने शुरू किया। वो बेहद खुश हैं, लेकिन उनके मन में हल्की सी शंका ये है कि कहीं इस बार भी उनके साथ कोई ऐसा धोखा ना हो जाए या उनको कोई मीठी गोली ना दे दी जाए। लेकिन फिलहाल वो संतुष्ट दिखे और उन्होंने इसे अपने आंदोलन की जीत बताया और अपने अपने घरों को प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। योगेश जी, कई जगहों पर रेलवे ट्रैक भी बाधित किया गया था और पटरियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। क्या रेलवे की ओर से कोई जो प्रशासन है वो वहां पर पहुंचकर रिपेयरिंग का काम और जो ट्रैक को सुचारू रूप से ठीक करने का काम है, इस तरह के काम की कोई शुरुआत हुई है? जी नहीं, अभी इस तरह के काम की शुरुआत बहुत बेहद मुश्किल है, क्योंकि अभी भी कुछ युवा आंदोलनकारी ट्रैक पे हैं जी। और वहाँ पे जब तक वो पूर्ण रूप से खाली नहीं हो जाता, वहाँ पे रेलवे के हवाले नहीं कर दिया जाता, क्योंकि जो ट्रैक बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है जी सोनीपत में, और उसे कम से कम ठीक होने में 2 या 3 दिन अभी और यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी सूद साहब, अगर नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि लाइट व्हीकल्स की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन क्या किसी तरह की दिक्कतें वहां पर अभी लोगों को आ रही हैं या जो लोग फंसे हुए थे वो अपने घरों की ओर निकलना शुरू हो गए हैं? क्योंकि काफी बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग थे जिनको दिल्ली आना था या ऐसे लोग थे जो चंडीगढ़ और पानीपत की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस जाम की वजह से वो बीच रास्ते में ही फंसे हुए थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हजारों की तादाद में यहाँ मोटरसाइकिल के ढाबों पे लोग फंसे हुए थे। वो इस वक्त काफी ज्यादा गाड़ियां लोग निकालना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी लोग बड़ी सावधानी से अपने ट्रैक पे, अपने ये हाईवे पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके मन में संशय है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि अभी भी कुछ युवा आंदोलनकारी वहां से नहीं जा रहे हैं। वो वही हैं जिसमें 100 या 150 लोग होंगे। वो जब धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे, लेकिन पुलिस की वहाँ पे पूरा व्यवस्था है और मिलिट्री भी वहाँ मौजूद है, धीरे धीरे लोगों को निकाल रही है। हाँ, इसमें कुछ समय लग सकता है लोगों के यहाँ से अपने अपने स्थानों से निकलने से, क्योंकि एकदम से रश पड़ेगा यहाँ पे और बिल्कुल जीटी रोड जाम होने की स्थिति फिर हो जाएगी। धन्यवाद योगेश इस सारी जानकारी के लिए। तो पूरे आरक्षण आंदोलन के बीच पहले राहत की खबर फिलहाल सोनीपत से आती दिखाई दे रही है, जहां पर जीटी रोड पर जो आंदोलनकारी जमे हुए थे वो अपने घरों की ओर जाना शुरू हो गए हैं। जयप्रकाश जी, एक राहत की खबर इस आंदोलन के बीच। नहीं, अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि आंदोलनकारियों की जो बात मान ली है, अच्छा फैसला सरकार ने किया है जी। और अगर सरकार उसके बाद भी कोई दाएं बाएं की बात करेगी तो मैं नहीं समझता इस प्रकार की बात करेगी। ये अच्छा फैसला लोगों को। चलिए, बेशक एक राहत भरी खबर सोनीपत से अभी हमारे को सुनने को मिली है, और अब आगे की जो रणनीति है वो क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि एक अच्छा आश्वासन उनको मिल चुका है। उनका जो आंदोलन है उसके अंदर जितनी भी मांगे थी उनकी तमाम मांगे मान ली गई हैं। एक हाई पावर कमेटी भी बना दी गई है। जयप्रकाश जी, ओवरऑल जो अब ये आरक्षण आंदोलन की अगर बात की जाए, इससे पहले पटेलों ने आरक्षण का आंदोलन किया, उससे पहले पाटीदार समाज भी आरक्षण की मांग को लेकर आता दिखाई दिया। क्या ये नहीं दिख रहा है, अगर इस पूरे आंदोलन के अलावा हम अगर सोच कर देखें, देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, कि अपना ताकत दिखाओ और आरक्षण ले जाओ? नहीं, ऐसा नहीं। ये इनका अपना अपना अधिकार है, क्योंकि अगर आप बात करो 1947 के बाद की जी, उस वक्त की जोत और आज की जोत में बड़ा भारी अंतर है। जो किसान वर्ग है, मैं जाति की बात नहीं करूंगा, मैं किसान वर्ग की बात करूंगा, क्योंकि किसान वर्ग उस दिन से लेकर के आज। लेकिन जयप्रकाश जी, बीच बीच में ना एक और मांग लगातार उठती रहती है कि ये जो आरक्षण है ये जाति के आधार पर ना हो के क्यों ना आर्थिक आधार पर हो। नहीं, अब जब जाति के आधार पर सबको मिला है तो जाति के आधार पर ही आरक्षण का सही सिस्टम बन सकता है। जो भाई आर्थिक आधार की बात करते हैं जी, या तो फिर सारे का दोबारा से सारों का सर्वे हो, उसके बाद उसकी जनगणना के हिसाब से वो सिस्टम बने, किसकी आर्थिक ताकत कितनी है, किसकी हैसियत कितनी है, तो ये फिर सबके ऊपर लागू हो। तो आज के दिन जो प्रथा है देश में, वो जितने भी आरक्षण मिले हैं वो जाति के आधार पर मिले हैं।
अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं मिले। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बार फिर से पूरे अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बात करते हैं तो पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन राहत की खबर कि आरक्षण के लिए मांग को लेकर जो लोग सड़कों पर जुटे हुए थे, अब तक जो आंदोलन की आग जल रही थी, वो अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो गए हैं। कई जगहों से ये अच्छी खबर हमारे को मिल रही है। फिलहाल अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कई जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन अब उसमें कितनी ढील दी जाएगी और ये आरक्षण आंदोलन अब आगे किस तरफ जाएगा, क्योंकि तमाम जगहों पर यह संदेश जा चुका है। सरकार कह चुकी है कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो मान ली गई हैं और अब आप लोग अपने घरों को लौट जाइए। जयप्रकाश जी, अब अगर बात करें, रेलवे ट्रैक का नुकसान हुआ, इस पूरे आंदोलन के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की वो पूरी तैयारी के साथ इस आंदोलन को शुरू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ही यह आंदोलन भटक कर हिंसक हो गया? नहीं, आंदोलन क्या होता है? आंदोलन है अपने अधिकारों की मांग करना। प्रजातंत्र में ये भी एक प्रजातंत्र का हिस्सा है। और वो आंदोलन कब कैसा रुख इख्तियार कर ले, ये अलग अलग समय पे अलग अलग बातें हैं। और मैं मानता हूं कि प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी, भारत सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, और व्यक्तिगत लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है। किसी की बाइक जल गई है, किसी की दुकान, किसी का मकान, किसी का व्यापारिक प्रतिष्ठान, किसी का दूसरा कमर्शियल व्हीकल हुआ नुकसान। तो इसमें आप किसी को दोषी आज के दिन ठहराओ, मैं इस बात को नहीं मानता। आज तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हमने आंदोलनकारियों की सभी मांगों को मान लिया है, तो अच्छी बात है। बेशक सरकार ने तमाम मांगे जो हैं आंदोलनकारियों की वो मान ली हैं और इस आंदोलन को फिलहाल खत्म करने की अपील जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से की गई, केंद्रीय मंत्रियों की ओर से की गई, और उसके बाद उस अपील का असर भी होता दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों से ट्रैक पर जो लोग जमे हुए थे या सड़कों पर जो लोग जमे हुए थे वो अपने घरों की ओर जाना शुरू हो गए हैं। और हमारी भी तमाम लोग जो ये देख रहे हैं, टीवी A to Z न्यूज चैनल देख रहे हैं, उनसे यही अपील है कि अगर आपका भी कोई जानने वाला इस आंदोलन के अंदर जुड़ा हुआ था तो उस तक ये संदेश पहुंचाएं कि उनकी मांगें मान ली गई हैं और अब तमाम रास्ते और जो जगहें हैं अपना आंदोलन वापस करके आप अपने घरों की ओर लौट जाइए। जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और A to Z न्यूज के सभी दर्शकों को फिलहाल हकीकत का अध्ययन की नमस्कार। अगला बुलेटिन लेके जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए A to Z न्यूज। you